Hello. Yes, Tuksam. Okay. Good evening, everyone. Thanks to all of you for being here this evening. We wanted to introduce our speaker, presenter, or mentor, Dr. Reena Arora, a very special guest from Delhi. She is an Ayurvedic practitioner at Delhi at Clinic. She is a passionate and avid practitioner of Ayurveda for more than 20 years and cured many patients suffering from chronic diseases through Ayurvedic medicine. And today she will be sharing with us his expert opinion on healthy parenting. For that, I request all of you to give your full attention to Reena ma'am. Reena ma'am, please start the session. Thank you, Reena ma'am. Dr. Rajat. Thank you. डॉक्टर रजत 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी 1 मिनट में स्टार्ट कर रही हूँ Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. Good evening, everyone. As Dr. Rajat has told you, I am Dr. Reena Arora from Ayurvedic Clinic, Delhi, and I am a practitioner and frequent speaker at All India Radio and DD National. And I have mentioned my YouTube channels also. Now, my topic is healthy parenting in context of Ayurveda. According to Ayurveda, healthy parenting means the parenting should be best. That is, how we can be best parents and can give birth to Supraj, that is best child. We don't need Bahupraj, that is many children. Rather, we need Supraj, that is best progeny. And hence, when we think of becoming parent, we should be familiar with the steps one should take to become best parents. यानी जब हम ये इमेजिन करते हैं, इस पूरी प्लानिंग करना शुरू करते हैं कि हमें अब पेरेंट्स बनना है, तभी से हेल्दी पेरेंटिंग की नींव स्टार्ट हो जाती है. और आयुर्वेदा इसके लिए एडवोकेट करता है एक डिसिप्लिन लाइफ. एक हेल्दी पर्सन कौन होता है आयुर्वेद में? जो सीजनल रिजीम को फॉलो करे, डाइटरी रिजीम को फॉलो करे, यानी ऋतुचर्या को, दिनचर्या को, और जो भी आहार विहार के हमारा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है उसको. एक व्यक्ति की आयु सुखायु या दुखायु और हितायु या अहितायु होना उसके हाथ में है. अगर वो सब कुछ अच्छा करे और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली करे तो वो सब कुछ ठीक होगा, अदरवाइज इससे उल्टा हो सकता है. अपनी पर्सनल और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए आयुर्वेद में 16 संस्कारों का वर्णन है जो जो हमें एक हेल्दी और इंटेलिजेंट बच्चे को अटेन करने में हेल्प करते हैं. इसीलिए मैंने संस्कारों का यहाँ पर मेंशन किया है. ये संस्कारों के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी वाता पित्ता कफा के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन को कैसे हम परवरिश हमें उनकी करनी चाहिए. संस्कार एक जो थॉरो रिव्यू है संस्कार का, उससे हमें ये पता लगा कि एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में जो बच्चे को प्रॉपर फीडिंग हैबिट डेवलप करने में, एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, डिजीजेस को प्रिवेंट करने में, और बेबी को एक फर्दर सर्वाइवल के लिए जो एनवायरनमेंट दिया उसको अडेप्ट करने में, और उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो चाइल्ड की होती है, और इस तरह से बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल यूथ बनाने में इसने बहुत हेल्प करते हैं संस्कार. ये संस्कार बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और उसमें सूर्य, चंद्रमा और वायु के प्रति, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके प्रति रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ताकि बच्चे को प्रकृति और एनवायरनमेंट के बारे में पता लगे और वो इन रिसोर्सेज की भी इज्जत करे.
दीज आर द मेथड्स ऑफ कंडीशनिंग। और ये जितने भी हमारे अंदर सहज प्रवृत्ति जो होती है उसको प्यूरिफाई करने के इंस्टिंक्ट्स हैं, ये जो 16 संस्कार है ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं और इनका जो मेंटल और फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे भी अफेक्ट होता है, यानी उनको भी इफेक्ट करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी ये संस्कार। गर्भिका संस्कार जो हमें पेरेंट्स बनने से पहले करना चाहिए, आगे जाके मैं पूरे संस्कार एक्सप्लेन करूंगी। शैशव संस्कार जो कि बच्चों से रिलेटेड है। शैक्षणिक संस्कार जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। आश्रमिक मैरिड लाइफ से। प्रायन संस्कार डेथ से। और अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। जो गर्भिका संस्कार है ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, यानी गर्भाधान, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन ये प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं। गर्भाधान संस्कार, इसके बाद जो बच्चे के संस्कार है शैशव संस्कार, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण विधान संस्कार। ये संस्कार बच्चे के लिए पेरेंट्स करते हैं। फिर है शैक्षणिक संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, संवर्तन संस्कार। ये एक टीचर करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। फिर है मैरिड लाइफ से रिलेटेड विवाह संस्कार, वानप्रस्थ और संन्यास। ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए करता है। और फिर है प्रयाण संस्कार, ये डेथ से रिलेटेड है, अंत्येष्टि संस्कार भी बोलते हैं इसको। अब हम देखते हैं जो बच्चे के लिए हमें जो जरूरी होते हैं, इनको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है एक एक को। गर्भाधान संस्कार ये मैरिज के बाद परफॉर्म किए जाते हैं। ये ग्राउंड वर्क है पेरेंटहुड को प्लान करने का। बेसिकली आयुर्वेद में अगर कोई प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आए तो हम ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कंसेप्शन से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे एक बेस्ट प्रोजनी को आप जन्म दे सके। इसके लिए हम ये बताते हैं उनको कि उड़द दाल जो है फीमेल्स के लिए इंडिकेटेड है ताकि बेस्ट क्वालिटी का रज यानी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आए या ओवम निकले। और जो चावल और दूध हैं ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए। ये डाइट एक दिन पहले कंसेप्शन से पहले एडवाइस की गई है चरक संहिता में। इवन उसमें ये भी बताया गया है कि उसका आसन कैसा होना चाहिए, कौन से पैर से लेडी को ऊपर चढ़ना है और किन किन रात्रियों में आपको ये कंसेप्शन के लिए ट्राई करना चाहिए। और प्रॉपर प्यूरिफिकेटिव प्रोसीजर्स एडवाइज किए गए हैं। इससे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पैसेज क्लियर हो जाते हैं। अब आजकल का सबका लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेसफुल है और इतने जंक फूड्स और इतना गलत रूटीन्स हैं, तो वो सब इसीलिए इनफर्टिलिटी भी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इस कारण से ये अगर पंचकर्मा वगैरह पेशेंट्स करवाते हैं तो इससे बिना किसी उसके ही कंसीव कर जाते हैं। ये एक रीजन है गर्भाधान संस्कार की आज के संदर्भ में इम्पोर्टेंस का। फिर इसके लिए एक पवित्र दिन और समय फिक्स किया जाता है कि इस दिन आपको कंसेप्शन के लिए ट्राई करना है। चरक शारीर स्थान में बल्कि एक श्लोक भी मेंशन किया है कि वो श्लोक आपको उस टाइम बोलना चाहिए। ये एक बिल्कुल पायस एक्ट होना चाहिए। एक प्रॉपर एज मेंशन्ड है कंसेप्शन के लिए जिस टाइम आपको ये ट्राई करना चाहिए। और ये एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जो पुंसवन संस्कार है, ये एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ये खाली मेल चाइल्ड के लिए नहीं किया जाता। ये एक, मान लो एक फीमेल चाइल्ड किसी के फैमिली में नहीं है, उनको फीमेल चाइल्ड चाहिए, तो आप इससे अपोजिट, या फीमेल चाइल्ड में कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स आते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप इस संस्कार को कर सकते हैं। इसलिए इसकी सिर्फ नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए हमें, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए। फिर इसमें जो इसको मेल बेबी को एक लाने का एक कॉमन एक ये भी है कि मेल बेबी के लिए किया जाता है पुंसवन संस्कार, बट एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। सीमंतोनयन संस्कार जो है ये गर्भिक स्त्री के लिए किया जाता है, गर्भिणी के लिए 4th मंथ में, 6th मंथ में या 8th मंथ में किया जाता है। इसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को चावल और दाल देसी घी के साथ दिए जाते हैं खाने के लिए और उसके कान में कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स बोले जाते हैं कि आपका बच्चा दीर्घायु हो, ज्ञानवान हो, ऐसे ऐसे शब्द। 4th मंथ के बाद प्रॉपर डेवलपमेंट फीटस की स्टार्ट होती है और हार्ट भी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है। और इस टाइम जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको दो हृदयनी कहते हैं, यानी कि दो हार्ट होते हैं उसके। फीटस भी रिसेप्टिव हो जाता है, अपने डिजायर्स मदर के थ्रू एक्सप्रेस करता है और उसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। और जो इस टाइम हम ब्लेसिंग देते हैं और जो एनकरेजिंग वर्ड्स बोलते हैं वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए और उसको ऐसे
फैक्टर्स को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो। तभी ऐसा आयुर्वेद में वर्णित है कि अगर गर्भिणी स्त्री की हमें केयर करनी है तो ऐसे करनी चाहिए, जैसे किसी भरे हुए पात्र को लेके, घी या पानी के पात्र को लेकर हम चल रहे हैं और उतने ध्यान से चलना है कि वो गिरे नहीं। ऐसे ही एक गर्भिणी की रक्षा करनी चाहिए। शायद आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा-सा कम हो गया है और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज़ की हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए उनको राइस ग्रूअल दिया जाता है ये खाने के लिए, ताकि कंप्लीट और बैलेंस्ड फूड उसको प्रोवाइड कर सकें। फिर आता है जातकर्म संस्कार। ये इमीडिएटली आफ्टर बर्थ किया जाता है। बच्चे के मुंह को साफ किया जाता है कॉटन स्वैब से और इसमें एंटीरियर स्पॉन्टेनियसली देखते हैं कि ये कवर्ड है कॉटन सैक जो घी में भीगा हुआ है। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं। फिर उसके बाद मंत्रों की चैंटिंग करते हैं उस टाइम। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ आजकल के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ये रिसर्च हो चुकी है कि जहाँ भी मंत्रों की चैंटिंग होती है वो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ लोग सिर्फ़ मंत्रा हीलिंग करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। और गायत्री मंत्र पे तो ये काफ़ी रिसर्च हो चुकी है कि उससे खाली गायत्री मंत्र बोलने से ही ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और अगर घी को सेंधव नमक मिक्स करके ओरल क्लीनिंग करें म्यूकस की, तो वो भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है और ये जातकर्म संस्कार में हम करते हैं। इस प्रोसीजर से बच्चे को जो अंदर ट्रबल हुई होती है, कंप्रेशन होती है जो वेजाइनल कैनाल में, उससे वो रिलीव हो जाता है। और फिर इसके बाद मेंशन्ड है स्वर्ण प्राशन संस्कार। ये आजकल के परिप्रेक्ष्य में सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में कोई वैक्सीनेशन मेंशन नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार एक बेस्ट संस्कार हम मान सकते हैं। इसमें स्वर्ण भस्म एक मेडिकेटेड घी यानी मेद्य घृत के साथ देते हैं। उसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट डालते हैं और हनी, शहद डालते हैं और एक मेडिकेटेड मेडिसिन बना के उसको हम देते हैं। और ये देना किसको चाहिए? इसमें मेंशन्ड है कि 16 0 से 16 साल तक बच्चे को देना चाहिए। लेकिन मैंने एक सीएमई अटेंड की थी और काफ़ी रिनाउंड प्रोफ़ेसर हैं वो, उन्होंने बताया था हमें कि स्वर्ण प्राशन जो है, किसी भी आयु के व्यक्ति ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाने का काम है। तो ओल्ड एज वाले लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। स्वर्ण भस्म तो सारे उम्र में ले सकते हैं हम। और फिर जो ये पुष्य नक्षत्र है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पुष्य नक्षत्र में दें, आप इसको डेली भी दे सकते हैं। कुछ जैसे वीक बच्चे होते हैं, मेंटली वीक हैं, बॉडीली वीक हैं, तो उनको हम डेली भी ये दे सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, रेजिस्टेंट डेवलप करवाता है कॉमन इन्फेक्शंस के प्रति। आजकल इम्यूनिटी मेडिसिन सबसे टॉप पे हैं कोविड-19 के संदर्भ में। हर व्यक्ति पूछता है कि इम्यूनिटी के लिए क्या करूँ? बच्चों को क्या दूँ? डाइट क्या दूँ? तो स्वर्ण प्राशन नंबर 1 पे है उसमें कि बीमार ना हो बच्चे आपके, इसके लिए आप उनको किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके इमीडिएटली स्वर्ण प्राशन संस्कार स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे तो क्या, मैं कहूँगी पूरी फैमिली स्टार्ट कर सकती है इसको। फिर अगर फिजिकल स्ट्रेंथ बच्चों में बढ़ानी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनका स्टैमिना बढ़े, इसके लिए स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आप इसको स्वर्ण प्राशन को कीजिए। और ये जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर इससे ग्रैस्पिंग पावर बढ़ती है बच्चों की, उनका इंटेलेक्ट बढ़ता है, शार्पनेस बढ़ती है, एनालिसिस पावर बढ़ता है, मेमोरी रिकॉलिंग बढ़ती है। कुछ बच्चों के ऐसे आते हैं पेशेंट्स मेरे पास कि मैम ये भूल जाता है, पढ़ता है बट भूल जाता है, पेपर के टाइम भूल जाता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार कीजिए। काश्यप संहिता में मेंशन्ड है, आयुर्वेद में जो-जो कुछ मेंशन्ड है आज के परिप्रेक्ष्य में सब सिद्ध साबित हो रहा है। तो ये इसीलिए मेंशन किया गया था क्योंकि बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद इसके कुछ और फ़ायदे दिए हुए हैं। डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट को नर्चर करता है ताकि वो अच्छे से हो बच्चों की। और ये मैं बता चुकी हूँ आपको, डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ, सीज़नल चेंजेज़ होने पे बच्चों पे कुछ बच्चों को इन्फेक्शंस हो जाती है। सीज़न चेंज हुआ, कफ कोल्ड हो गया या कोई और रैशेज़ वगैरह की, अब जैसे पित्त सीज़न शुरू हो रहा है, शरद ऋतु सीज़न शुरू हो रही है, तो इसमें क्या होता है, पित्त कुपित होती है। तो कुछ बच्चों को या बड़ों को भी इवन अक्सर रैशेज़ होने लग जाते हैं पूरी बॉडी में। तो उसमें अगर ये स्वर्ण प्राशन करेंगे आप और वैसे भी पित्त शामक आहार लेंगे, तो ये जो सीज़नल चेंज की उनका कम स्टैमिना और कम इम्यूनिटी की वजह से चेंजेज़ से जो अफ़ेक्ट होते हैं, वो अफ़ेक्ट होना थोड़ा-सा उनका कम हो जाएगा। फिर ये एज़ इट इज़ मैंने काश्यप से उठाया है, इसलिए लिखा हुआ है उसमें, स्वर्ण प्राशन से मेधा डेवलप होती है यानी मेंटल एबिलिटी, अग्नि, बल, आयुवर्धन, मंगलकारी और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है लाइफ में, पावर टू ओवरकम मेंटल एंड फिजिकल हार्डशिप्स, गुड फेट।
वृश्य होता है, वर्ण्य। कुछ लोग बोलते हैं मेरे बच्चे का कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, तो ये उसके लिए ग्रह बाधा नाशक। बिना किसी कारण के अजीब-सी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं बच्चों को कई बार, मतलब डायग्नोसिस में कुछ नहीं निकलता, कभी लूज़ मोशंस हो रही हैं, कभी कफ कोल्ड हो रहा है, ये सब। अगर रेगुलरली स्वर्ण प्राशन 1 मंथ तक बच्चे का किया जाए, तो वो बहुत इंटेलिजेंट और किसी भी बीमारी से अफ़ेक्ट नहीं होता। और अगर उसको 6 महीने तक किया जाए, तो वो श्रुतधर हो जाता है। श्रुतधर यानी सिर्फ़ सुनते ही वो चीज़ों को ग्रैस्प कर लेता है, वो इतना इंटेलिजेंट हो जाता है। ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसा ना हो, आजकल के परिप्रेक्ष्य में। और इसके बाद आता है सूर्य दर्शन संस्कार। नियोनेटल जॉन्डिस बहुत कॉमन है बच्चों में। इसी के लिए ये मेंशन किया हुआ है सूर्य दर्शन संस्कार। आजकल के बच्चों को भी बचपन में ही पेन शुरू हो जाती है, कभी किसी को लेग्स में पेन है, किसी को बैक में पेन है, तो इसके लिए अक्सर विटामिन डी कम हो जाता है बच्चों में भी, क्योंकि सनलाइट में बच्चे निकलते नहीं हैं। अब पहले तो ये कहना ठीक था कि फ़ोन पे लगे रहते हैं, बट आजकल तो उनकी मजबूरी है क्योंकि स्कूल ही फ़ोन पे हो रहा है। बट फिर भी उनको कुछ टाइम निकाल कर अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में थोड़ा-सा सनलाइट उनको लेनी चाहिए, ताकि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी बच्चों में होती है, वो कंप्लीट हो सके। फिर नामकरण संस्कार, बच्चों को एक ऑस्पिशियस मीनिंग उनके नाम का होना चाहिए, ताकि वो सिंबलाइज़ करें उनकी प्रोग्रेस को और एक ग्रेट पर्सनैलिटी को। 10वें दिन जब बच्चा सब ट्रॉमा से रिकवर हो जाता है, जो डिलीवरी के टाइम वो फेस करता है, तब उसका ये जो चाइल्ड बर्थ के बाद का पीरियड खत्म हो जाता है, तो 10वें 11वें दिन नामकरण संस्कार अक्सर लोग करते हैं। और फिर 4th मंथ में निष्क्रमण संस्कार करते हैं कि अब बच्चा जो है न्यूबॉर्न विज़न जो है उसका इमैच्योर पहले होता है, वो अब मैच्योर हो चुका है। और बेबी जो आईज़ हैं उसकी, वो इधर-उधर मूव कर सकता है, प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को। इसलिए उसको सबसे पहले जब बाहर लेके जाते हैं तो कोशिश करते हैं किसी मंदिर में लेके जाएँ। और वो सारी साउंड्स वगैरह को रिएक्ट करता है। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार। इसमें 6th मंथ पर बच्चे को दिया जाता है। 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीड एडवाइस्ड है, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार इसीलिए मेंशन किया है। सॉलिड फूड इस टाइम स्टार्ट करते हैं, रूटीन में भी आजकल यही सिनेरियो है कि 6 मंथ्स के बाद आप सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, सेमी सॉलिड या जो भी है। और इससे क्या होता है, बच्चे की हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसको करते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप हो चुका होता है, इसलिए 6 मंथ्स पे ये करते हैं और टीथिंग स्टार्ट हो जाती है उस टाइम तक। इसमें आयुर्वेद के अनुसार मेंशन्ड है कि उसको खीर देनी चाहिए। हमें प्रैक्टिस में सब लोगों को ये गाइड करना चाहिए, ताकि सब लोग अपने रूटीन में इसको करें। आप उसको खीर और शहद, देसी घी, तुलसी और थोड़ा-सा गंगा जल, ये मिक्स करके फर्स्ट डाइट बच्चे को जो सेमी सॉलिड आपने देनी है, वो देनी चाहिए। इस फूड के साथ खीर जो है हेल्थ प्रोवाइड करती है और जो शहद है मिठास प्रोवाइड करती है, घी कॉन्जेनिटी प्रोवाइड करता है, बेसिल जो है तुलसी बुराइयों का नाशक मानी जाती है और गंगा का जो जल है ये पवित्रता का प्रतीक है। और इस तरह से ये खाने की पवित्रता को एक्सप्लेन करता है, इसलिए ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। 6 मंथ के बाद जब बच्चे का खाना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से स्टार्ट करना चाहिए। जंक फूड्स नहीं देने चाहिए। हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब हेल्दी खाना खाएँ, जंक फूड्स ना खाएँ। लेकिन कई बार हम उसकी नींव खुद ही डालते हैं। बचपन से हम बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाते हैं, मोमोज़ खिलाते हैं, चाउमीन खिलाते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो घिया, तोरी और ये चीज़ें खाएँ? गिव बॉइल्ड वेजिटेबल्स पेस्ट, ये उनको 6 मंथ के बाद जो डाइट देनी है ये दीजिए, ताकि इन चीज़ों के टेस्ट डेवलप हो उनको। दलिया ऐड कीजिए डाइट में, उसमें आप ग्राउंडनट पाउडर ऐड कर सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। हेल्दी और न्यूट्रिशनल फूड्स देने की आदत डालिए। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, बट छोड़िए नहीं, हो जाएगा। सेरेलैक और रेडीमेड फूड्स नहीं देने चाहिए। इसकी जगह आप चावल, चने की दाल या कोई भी दाल भून के, ग्राइंड करके उसको रख सकते हैं एक डिब्बे में बंद करके। और जब भी उसको खाना देना है, आप पानी गरम करके उसमें डाल के वो बच्चे को एक डाइट ये दे सकते हैं। फिर एक ये कोई भी डाइट अगर आप बच्चे को देंगे, 10 बार थूकेगा, उसका टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है उसको, लेकिन वो फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसको कंज़्यूम करना स्टार्ट कर देगा। आपको भी अपनी ईटिंग में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को कुछ खाना खिलाना चाहते हैं तो, खुद भी आपको वही खाना पड़ेगा और उसके सामने उसका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और मार्केट प्रोडक्ट्स जो हैं वो उतनी न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, जितनी आप घर के खाने से दे सकते हैं। वो सिर्फ़ टेस्ट दे सकते हैं, न्यूट्रिशन नहीं। ये कुछ चीज़ें मैंने और एक्सप्लेन की हैं। गुड़ आप ऐड कीजिए बच्चों की डाइट में
ओवर कुक नहीं कीजिए, स्टेल फूड मत दीजिए और अपने आप को भी चेंज कीजिए हेल्दी पेरेंटिंग के लिए। कि आपने चाहे लेटर स्टेज में सीखा है बट फिर भी आप स्टार्ट कीजिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट संस्कार है चूड़ाकरण। ये जो टोपी कुछ लोग पीछे वो रखते हैं, चोटी पे एक शिखा रखते हैं। ये एक्चुअली इसका एक रीज़न है कि एक तो ये स्पिरिचुअल गोल के लिए है और दूसरा ये जो इसमें जितनी भी गलत टेंडेंसीज़ होती हैं, बीसली टेंडेंसीज़ होती हैं, वो निकालने के लिए चूड़ाकरण संस्कार करते हैं और कल्चरल कॉन्शियसनेस बच्चे में डेवलप हो, इसलिए ये संस्कार किया जाता है। ये कहा जाता है कि जो बच्चों में बर्थ हेयर जब तक कटवाए नहीं जाते, उनके अनडिज़ायरेबल आइडियाज़ जो पिछले जन्म के हैं, वो निकलते नहीं हैं। इसलिए इनको करवाना बहुत ज़रूरी होता है और उनको रिमूव किया जाता है। और अगर साइंटिफिकली देखें, तो सिर की प्रॉपर ग्रोथ को देखने के लिए भी इसको किया जाता है। टीथिंग पीरियड के दौरान बच्चा कई बीमारियों से पीड़ित होता है। उसका जो एंटीरियर फॉन्टेनली है, ये इंडिकेटर है बच्चे की हेल्थ का। अगर वो बीच में गड्ढा पड़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसको डिहाइड्रेशन हुई हुई है और अगर वो ऊपर फूला हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसका जो अंदर वाटर भरा हुआ है। और ये जो शिखा जहाँ पर रखी जाती है, इसको अधिपति मर्म है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। इस पार्ट पे अगर कोई भी इंजरी होती है, तो उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो सकती है, कोमा में हो जा सकता है, ब्रेन को इंजरी हो सकती है या सडन डेथ हो सकती है। इसलिए शिखा रखने का ट्रेंड जो है, पुराने ज़माने में था। फिर आता है कर्ण विधन संस्कार। आजकल इसका ट्रेंड नहीं है। कुछ बॉयज़ को जैसे ये नहीं करते हैं, बट इसका साइंटिफिक रीज़न है। 10वें या 12वें दिन कर्ण विधन संस्कार करना चाहिए या 6th या 7th मंथ में और किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से प्रॉपर लाइट में करवाना चाहिए। इससे ऐसी स्टडी हुई है कि इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है बच्चे का और एक्सटर्नल ट्रॉमा के प्रति वो और ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाता है, उसको डील कर पाता है। और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और इंटेस्टाइनल सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट होती है कर्णविधन संस्कार से और जो सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन है, वो और रिड्यूस हो जाती है अगर कर्णविधन संस्कार करवाते हैं तो। फिर आता है उपनयन संस्कार। इसमें बच्चा टीचर के पास जाता है। पुराने समय में हमारे चरक वगैरह में भी जैसे बताया हुआ है, बच्चा टीचर के पास गुरुकुल में रहता है, एजुकेशन अटेन करता है और बच्चे को ब्रह्मचर्य के लिए आदेश दिया जाता है, सिखाया जाता है उसको। एक तरह से ये दूसरा बर्थ है बच्चे का। इसके बाद उसको नॉलेज मिलती है कि द चाइल्ड गेट्स द बॉडी ऑफ नॉलेज। ऐसा नॉलेज उसको मिलती है जब इस तरह से पवित्रता से वो रहेगा, तो जो भी वो सीखेगा नेचुरल है वो उसके अंदर रिटेन होगा। और फिर है वेदारंभ, यानी जैसे स्कूलिंग आजकल 4 साल से स्कूल में एडमिशन होता है, ऐसे ही पहले भी 4 साल में ही वेदारंभ वेद पढ़ने शुरू करते थे बच्चे और ये फॉर्मल एजुकेशन का स्टार्ट माना जाता है। इसके बाद आता है संवर्तन संस्कार। इसमें एक ये नॉलेज अटेन के करने के बाद फिर बच्चे को मैरिड लाइफ में एंटर करने के लिए बताया जाता है और पेरेंट्स के घर पे वापस आ जाता है। ये एक स्टेपिंग स्टोन है गृहस्थ आश्रम में एंटर करने के लिए। फिर विवाह संस्कार, ये सबको पता है। वानप्रस्थ पूरा संन्यास लेना उसके बाद और फिर अंत्येष्टि संस्कार। अब मैं आती हूँ आयुर्वेदिक वे ऑफ अपब्रिंगिंग द चिल्ड्रन। आयुर्वेद क्या कहता है बच्चों को परवरिश के बारे में? 3 दोष हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली और माइंड बॉडी प्रिंसिपल, ये सब कोर ऑफ आयुर्वेदा में ये एक्सप्लेन्ड है। जितने भी मन या शरीर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनमें इनके बैलेंस इन चाइल्ड्स बॉडी माइंड, ये सब जो बैलेंस की माइंड की और बॉडी का जो बैलेंस है, ये त्रिदोष पर आधारित है। यानी अगर हमारा त्रिदोष ठीक है, वात पित्त कफ जो दोष हैं वो ठीक हैं, तो हमारी मन हमारा बॉडी ठीक है और अगर खराब है तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। हर एक सेल में ये तीनों दोष पाए जाते हैं, हर एक टिश्यू में पाए जाते हैं माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। जैसे कि वाता जो है, ये सोर्स है बच्चे के इंटेलेक्ट का। जो भी फ्लो हो रहा है, जैसे बच्चे का नर्वस सिस्टम है, क्रिएटिविटी है, ये सब जो है इंटेलिजेंस है, वायु कंट्रोल करती है। पित्ता क्या कंट्रोल करता है? ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन प्रोसेसेस एंड एंडोक्राइन प्रोसेसेस। और कफा स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर जो होता है, कोहेजन और मास। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी इनको। कुछ पेरेंट्स के लिए ये जानना, पूछ के सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, उनकी प्रकृति क्या है। ये यूनिक कॉम्बिनेशन है दोषों का। किसी में वायु प्रधान है, किसी में पित्त प्रधान है, किसी में कफ प्रधान है।
उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ होंगी, बच्चे की डाइट्स होंगी, बच्चे का रूटीन होगा और होना चाहिए। अगर हम अपने अकॉर्डिंगली उसको कोशिश करेंगे बच्चे पे वो करने की, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि पहले इसीलिए हमें समझना चाहिए कि इस बच्चे की प्रकृति क्या है। द चाइल्ड्स प्रकृति जो भी है ये बचपन के टाइम बनती है, और कंसेप्शन के टाइम जो भी इम्बैलेंस होते हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो इसमें कारण है अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। इसलिए हमें पूरा केयर लेनी चाहिए कंसेप्शन के टाइम और प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि पूरी लाइफ वो बच्चा सफ़र करेगा और वो सफ़र करेगा तो हम भी सफ़र करेंगे। अभिमन्यु ने प्रेगनेंसी में ही चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था, और ऐसी ही कुछ अच्छी आदतें हम अपने बच्चे में डाल सकते हैं, अगर हम प्रेगनेंसी को बड़ी सीरियसली प्लान करें और कैरी करें। तथागत भी एक एग्जाम्पल था पूरे प्रोडिजी का, और इसीलिए प्रकृति को बेस्ट बनाने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैसे कंसीव करना चाहिए और क्या प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में आयुर्वेद में एडवाइस्ड किया गया है गर्भिणीचर्या। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मैं त्रिदोषास की बताने वाली हूँ। एक बार अगर आप बच्चे के प्रकृति को जानते हैं, तो उसके बाद एक आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए कि आपको इसको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या हमें इसकी लाइफ़स्टाइल और क्या डाइट रखनी चाहिए, जिससे इसका ये दोष कंट्रोल हो। इमोशनल ये मैं बता चुकी हूँ वैसे। इमोशनल एलिमेंट जो बच्चे का है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये वायु से मिलता है उसको, और उनको जो ब्राइटनेस और चीयरफुलनेस मिलती है, वायु से मिलती है। पित्त से उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं। कफ से काम, serene बच्चे होते हैं वो। ये एक्सेप्शनल एमाल्गमेशन होता है 3 दोषास का, किसी में कुछ कम, कुछ ज़्यादा ऐसा। अगर आप अपने बच्चे को ये चीज़ें अच्छे से बताएँगे, तो हर लेवल पे वो एन्जॉय करेगा अपनी लाइफ़ को। जब वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में हैं, तो कोई भी उसकी ग्रोथ में रुकावट नहीं आएगी। बच्चे को भूख ठीक लगेगी, उसको प्यास और ये सब उसका ठीक रहेगा। आयुर्वेद 5000 साल पुराना शास्त्र है, और इसमें सब कुछ बताया गया है, कैसे आपको अपनी लाइफ को अच्छा रखना है, स्पेशली पेरेंटिंग भी। तो यही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका जो दोष है, आयुर्वेदा बॉडी और माइंड का वो टाइप है, तो इसलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। 3 दोष हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ, और तीनों दोष जो हैं, हमारी फिजियोलॉजी में ज़रूरी हैं। अलग-अलग प्रोपोर्शन में होते हैं हर एक व्यक्ति में, इसीलिए हर एक व्यक्ति डिफरेंट है। तो आपका जो दोष है, आपकी जो प्रकृति है, वो यूनिक है, पर्सनल है। ये आपके फिंगरप्रिंट की तरह है। इसको जानने के लिए आप ये दोषाज़ की जो अपने प्रकृति के लिए क्विज़ कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका कौन-सा दोषा प्रेडोमिनेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका डाइट और लाइफ़स्टाइल क्या होना चाहिए। मान लो एक पर्सन में वाता प्रेडोमिनेंट है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अक्सर वो उनका अंडरवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है उनको, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, टिकते नहीं हैं वो। और अब इनमें क्या कर सकते हैं हम कि उनकी वाता कंट्रोल रहे और उनको जो इससे प्रॉब्लम्स होनी है वो ना हो। हम उनको रिलैक्स कर सकते हैं डेली मसाज करके। ये नहीं कि सिर्फ़ बच्चों को ही मसाज करनी चाहिए, जो बच्चे टीन एज में हैं या थोड़े बड़े हैं, वो खुद ऑयल लगा सकते हैं। ये उनको बताना चाहिए कि बेटे दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। और पर्टिकुलर फूड जो आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली वात शामक आहार है, वो उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि जैसे ऑयल वगैरह ले सकते हैं वो अपने फूड में। उनके लिए जो डायटीशियंस वगैरह हेल्दी डाइट्स बताती हैं कि ठीक है आप खाली सैलेड्स खाओ, 2-2 घंटे जिम करो, ये रूटीन उनके लिए ठीक नहीं है। उनको मेडिटेशन चाहिए, उनको काम करने वाले योगा चाहिए, उनको रिच डाइट चाहिए, घी और तेल जिसमें डला हो, और ऐसे सप्लीमेंट्स जिससे स्ट्रेस कम हो और वायु शांत हो। पेरेंटिंग जो है, ये एक एप्लीकेशन है डेली लाइफ में प्यार को डालने की। अब बच्चों को आप एक अपॉर्च्युनिटी मिली है हमें अपना प्यार डेली उनको एक्सप्रेस करने की। हमारा एज़ ए पेरेंट उनके साथ बहुत यूनिक रिलेशनशिप है। हम एक-दूसरे से बहुत अलग-अलग लेवल्स पे इंटरैक्ट भी करते हैं। कभी हम पेरेंट हैं, कभी हम टीचर हैं, कभी हम फ्रेंड हैं, कभी शेफ़र हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट हैं, कभी एडवाइज़र हैं, कभी डिसिप्लिनर हैं, कभी कोच हैं, कभी रेफ़री हैं, और शायद पता नहीं कितने रोल मदर्स के हैं। फादर्स भी आजकल ख़ैर करते हैं ये, और आजकल कोविड के संदर्भ में तो रोल्स और ब बढ़ गए हैं हमारे, क्योंकि सारा दिन बच्चे हमारे पास हैं। तो ये जो माइंड बॉडी टाइप है, इसके भी जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं। तो हर एक फैमिली का ज़रूरी नहीं है कि सेम
दोष हो, हर एक में सेम डोमिनेंट एक ही दोष हो। एक कफा मदर और फादर का पिता चाइल्ड भी हो सकता है। तो हमें फैमिली के दोनों साइड देखना चाहिए कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स की क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी और क्या उनके जॉडिक साइंस क्या उन जॉडिक नहीं सॉरी क्या उनके दोषास प्रेडोमिनेंट थे उनमें। इसके बाद हमें अपने बचपन में भी देखना चाहिए कि हम क्या करते थे। क्या हम हाइपर एक्टिव थे? क्या हमें बहुत गुस्सा आता था? हाइपर एक्टिव थे? वायु। गुस्सा बहुत आता था? पित्त। या हम बैठे रहते थे, उठते ही नहीं थे? कफ। तो हमें ये देखना है कि हमारा सिबलिंग कैसे रिएक्ट करता है और कैसे थे हमारे रिलेशनशिप्स एक-दूसरे से, और इससे आपको और ज़्यादा अच्छे एग्ज़ाम्पल मिलेंगे। फिर अगर जब आप अपने बच्चे के डोमिनेंट दोष को जान लेंगे, तो आप उसको बेटर पेरेंटिंग कर पाएँगे और जितने वो एक्टिविटीज़ करता है, उसको आप समझ पाएँगे कि ये ऐसा क्यों करता है। जैसे कि एक वाता जो बच्चा है, वो उसको दूसरा जो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा सो रहा है, तो एंग्ज़ायटी होती है कि इतना कैसे सो लेता है? और एक कफ़ा जो बच्चा है, उसको आप 10 बार उठाओगे तब वो उठेगा। वाता बच्चे को सिर्फ़ टच करने पे उठ के बैठ जाएगा। तो इस तरह से कई बार हम बोलते हैं, "बेटे तू तो 1 मिनट में उठ जाता है और तू उठता ही नहीं है।" हमें ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो डिफरेंट ये दोषास की वज़ह से भी हैं। कोई बच्चा वातज है, कोई कफज है, तो हाउ कैन बी द सेम? और जो कफ़ा किड्स हैं, वो बहुत सॉलिडली बिल्ट होते हैं। कुछ बच्चों का मज़ाक उड़ाया जाता है स्कूल में भी या बाहर भी कि आप मोटे हो। हालाँकि वो हेल्दी हैं, पतले से ज़्यादा हेल्दी हैं। इसमें उनका कसूर नहीं है, उनकी प्रकृति है। उनको खाना अच्छा लगता है, स्वीट टूथ है उनका, बट कई बार वो इतनी डाइट्स नहीं लेते बट फिर भी मोटे हैं। तो ये कफ़ज प्रकृति है। और कफ़ा चिल्ड्रन बहुत केयरिंग होते हैं। वो सबसे पहले होते हैं जो आपको हग करते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में आए वैसे भी। स्टार्टिंग में मिक्स नहीं होते बट हो जाएँ तो सबसे अच्छे हैं वो। और कफ़ा किड्स जो हैं वो ईज़िली काम कोई करना नहीं चाहते और ऐसा हमें उन्हें इन्वॉल्व करना है एक्टिविटीज़ में ताकि वो काउच पोटैटो ना बने। अगर आप उसके सामने 2 चीज़ें रखेंगे कि उसको बैठ के खेलना है या ट्रैम्पोलिन, तो शायद वो ट्रैम्पोलिन नहीं खेलेगा, बट आपको प्रेफ़र करना है कि ट्रैम्पोलिन खेले ताकि उसकी बॉडी बैलेंस में रहे। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी, कफ़ा किड्स को एक्सरसाइज़ चाहिए रिगरस, वाता को नहीं चाहिए। तो हम सबको एक वर्ज़न एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इवन स्कूल्स में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर्स को ये उनका जानना चाहिए कि इस बच्चे की क्या प्रकृति है। सबको एक ही टाइप का योगा करवाया जाता है, एक ही टाइप का सब कुछ एडवाइस किया जाता है। लेकिन बच्चे कई बार अंदर से बहुत गुस्सा फ़ील करते हैं कि मैं क्यों करूँ? क्योंकि वो उनकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही, उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो उनको सूट नहीं करेगा। तो इसलिए जब आप ये जानेंगे कि आपको कफ दोष प्रेडोमिनेंट है, पित्त है या वायु है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो आपको एडवाइस किया जाएगा, डाइटरी और डेली रेजिम, तो आप उसको अच्छे से करेंगे और आप और हेल्दी रहेंगे। अब कफ़ा किड्स को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आउटडोर आप लेके जाएँ, उनको गार्डनिंग वगैरह पसंद है। गाना बहुत अच्छा गाते हैं यूजुअली कफ़ा किड्स, तो बचपन में ही कोशिश करना चाहिए कि उनकी ये हैबिट को हम नर्चर करें और वो अच्छे से गा सकें। और कफ़ा किड्स जो है सीखने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगाते हैं, बट एक बार सीख जाएँ तो भूलते नहीं हैं। वाता पीपल जल्दी सीखते हैं और जल्दी भूलते हैं। पिता आर मॉडरेट इन दिस थिंग, बट पिता को गुस्सा बहुत आता है। और कफ़ा जो बच्चे हैं, ये एसोसिएशन से सीखते हैं। तो उनको आप स्टोरीज़ सुनाएँ, उनको अपने एक्सपीरियंस बताएँ, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है उनको अच्छे से समझ आएगा। पेशेंट रहें उनके साथ। उनकी स्पीड स्लो है, उसके साथ काम कीजिए, ये नहीं कि आप जल्दी करें। कफ़ा किड्स बहुत लॉयल हैं, लविंग हैं अपने फ्रेंड्स के प्रति, सेंसिटिव हैं बहुत, उनकी फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट होती हैं। पिता किड्स वो बच्चे हैं जो खेलते हैं बेसबॉल, बास्केटबॉल, सॉकर, हॉकी। एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट में फटाफट शिफ्ट करते हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है, और वो कोशिश करते हैं कि जो करें बेस्ट करें, और कोशिश ये भी करते हैं कि घर पे जब भी आएँ वो ट्रॉफी लेके ही आएँ, और इसके लिए वो शो ऑफ भी करते हैं। अगर समटाइम्स इफ यू आर लकी, जो पिता कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है बच्चे की, वो क्लासरूम में भी स्पिल करती है। तो पिता चाइल्ड जो है वर्क हार्ड करने में मोटिवेटेड होते हैं, गुड ग्रेड्स लेने में भी। तो आपको पता है कि उनका जो ग्रेड पॉइंट है, वो उनको पता है एवरेज है, बट वो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसको और उनको ऑनर मिले और उनका क्रेडिट जो है वो और ऊपर जाए। और पिता किड्स को उनकी याददाश्त बहुत तेज है, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, इसलिए उनको पढ़ना भी बहुत पसंद होता है। और शो ऑफ भी करते हैं थोड़ा-सा वो, और इंचार्ज बनना चाहते हैं वो, मैनेजरियल क्वालिटीज़ होती हैं उनमें। एज़ ए पेरेंट्स
आपको उनको गाइड ज़रूर करना चाहिए, सोशल स्किल्स, ताकि उनके गुस्से पे वो कंट्रोल करें। कुछ बच्चे आजकल बहुत लूज़ टेम्पर्ड होते हैं, तो ये सिर्फ़ पेरेंट्स हैं जो गाइड कर सकते हैं और बच्चों को बचपन से ये रियलिटी बताइए कि कितना पानी में हैं आप। एक पंजाबी में एक कहावत है, खवाओ जवाइयाँ वाकन, काम लो कसाइयाँ वाकन। उसका सिग्निफिकेंस यही है कि आप खिलाइए बच्चों को अच्छे से, सब कुछ कीजिए, बट सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो उनसे भी करवाइए, ताकि ऐसा ना हो कि जब लाइफ की रियलिटीज़ को वो फेस करें, तो वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ आ जाएँ उनमें और वो छोड़ के भागने की टेंडेंसी हो जाए उनमें कि अब मैं तो कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि पीछे पेरेंट्स थे सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिपेंडेंटली भी उनको सर्वाइव करना सिखाना चाहिए हमें। वाता किड्स जो हैं सपने बहुत देखते हैं। दिन में अगर आपको देखें कि रेनबो ड्रा करने वाला बच्चा जो है 50 सपने देखेंगे वो हैं वाता किड्स। इमेजिनेशन बहुत तगड़ी है उनकी, उसमें से मटेरियलाइज़ ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये भी वाता किड्स की एक क्वालिटी है। फिज़िकली वाता किड्स आर लाइट, टॉल और शॉर्ट भी हो सकते हैं, स्किनी होते हैं, बहुत ईज़िली वेट गेन नहीं कर सकते और नैरो हिप्स होते हैं उनके और शोल्डर्स भी। उनका एपेटाइट वेरी करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली भी विषम अग्नि होती है वाता की, कभी कम, कभी ज़्यादा और मैटर ही नहीं करता कितना खाते हैं क्योंकि वेट गेन करना उनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट होता है। ईज़िली लर्न करते हैं और ईज़िली भूल जाते हैं, ये मैंने बताया था जैसे अभी। वाता किड्स ऑफ़न हाइपर एक्टिव होते हैं। अटेंशन अटेंशन डेफ़िसिट हाइपर एक्टिव डिज़ीज़ जो है, ये वाता प्रेडोमिनेंट चिल्ड्रन में अक्सर पाई जाती है। इसके लिए मैं यहीं पे एक ट्रीटमेंट बताना चाहूँगी। अक्सर आजकल की डाइट्स में से देसी घी वग़ैरह निकल गया है। ऐसे बच्चों को डेली मसाज कीजिए, देसी घी उनकी डाइट में इंक्लूड कीजिए, ताकि उनका वाता कंट्रोल रहे और वो ऑडिटरी लर्नर्स हैं और मतलब सुन के जो सीखते हैं, इसलिए आप बुक पढ़ाने की बजाय कई बार अगर आप उनको एक टेप लगा देंगे, तो वो स्टोरी सुन के वो बेटर सीख पाएँगे, क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, इतनी शांति नहीं है कि वो बैठ के पढ़ पाएँ। वो पित्ता प्रकृति में है। और जो मल्टी मॉडल अप्रोच है, वो वायु वाता प्रकृति के बच्चों को बहुत पसंद है। सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, टच करना, एक्सपीरियंस करना मतलब क्रिएटिव हैं वो। तो स्कूल प्लेज़ में, कार्टून्स में ये सब उनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा हग्स, वार्म एनवायरनमेंट उनकी वायु को कंट्रोल में रखेगा और वो आउट ऑफ बैलेंस नहीं होंगे और नर्वस नहीं फ़ील करेंगे। अगर आपकी सपोर्ट हट गई पीछे से, तो उनका ये बैलेंस भी हट जाना है। इसलिए इसको मेंटेन रखिए। मैं इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहूँगी। आजकल 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे जो जो करियर मेकिंग एज होती है, उसमें भी ऐसा मैंने देखा है ज़रा-सा रिज़ल्ट ऊपर-नीचे हो या उनकी करियर की ऑप्शन नहीं मिले, तो सुसाइडल टेंडेंसीज़ बच्चों में आ जाती हैं। इसमें मैं यहीं पे ये मैंने स्लाइड नहीं बनाई हुई, बस मैं ये कहना चाहूँगी पूरे कुछ पेरेंट्स भी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके अपने बच्चों के साथ एक तो बेस्ट रिलेशंस होने चाहिए कि आप पूरी बच्चा आपके सामने खुल के बात कर रहा है और ये जो टाइम पीरियड है, बच्चे से खुल के बात कीजिए कि अगर आपके नंबर कम आए हैं, डज़ नॉट मैटर, आपको जॉब नहीं मिल रही, डज़ नॉट मैटर, कुछ भी काम आपका नेगेटिव हुआ, आपसे गलती हुई, डज़ नॉट मैटर, बट यू मैटर फॉर मी, आई लव यू, आई नीड यू। ये ना हो कि बच्चा आपसे कुछ छुपाता रहे, बाहर वालों से बात कर रहा है, किसी से भी नहीं कर रहा और वो कुछ कर ले। तो इस सुसाइडल टेंडेंसीज़ को बचाने के लिए हमें अपने बच्चों को ये 4 लाइनें ज़रूर बोल देनी चाहिए, क्योंकि आज जो इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, बच्चे पेरेंट्स से कम और इंटरनेट से ज़्यादा बातें करते हैं। इंटरनेट से यानी यूट्यूब से गाइडेंस ज़्यादा लेते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये 4-5 बातें अपने बच्चों को क्लियर कट आपको बोलनी चाहिए। फिर ये जो आगे मैंने बताया हुआ ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये मैं ज़्यादा अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हाँ, आयुर्वेदा एक्सप्लेन करता है बच्चों को बारे में कैसे आप आपस में रिलेट करें और पर्टिकुलर डाइट्स, ये मैं जनरल वे में एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि वाता, पित्ता, कफा को आप कैसी डाइट्स दे सकते हैं। फिर एक्सेसिव मॉडर्नाइज़ेशन इज़ ए हिंड्रेंस इन हेल्दी पेरेंटिंग। कई बार क्या होता है, हम लोग खुद ही सोशल शो ऑफ में इतना बह जाते हैं कि बच्चों को भी वही आदतें पड़ जाती हैं कि हम सबको दिखाने के चक्कर में कि हाँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, बच्चे भी वही करने लग जाते हैं। रियलिटी लाइफ़ तो हम जीना ही भूल जाते हैं, जो हमें बच्चों को समझानी चाहिए कि कोई किसी को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप कैसे जी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ये सिर्फ़ आपको लग रहा है कि कोई क्या कहेगा। डज़ नॉट मैटर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग और एनीथिंग एल्स। तो इसलिए अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से जियो
कोविड ने तो वैसे इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छा कर दिया है कि फैमिली टाइम सबका बड़ा है और जो सोशल थोड़ा-सा अगर कम हुआ है ना, तो उससे फैमिली में बाइंडिंग जो है लोगों की और ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ी है। इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखिए, बट उनको मिसयूज़ ना कीजिए। हर एक चीज़ को यूट्यूब से मत सीखिए, पेरेंट्स से भी सीखिए। बहुत तजुर्बेकार हैं आपके पेरेंट्स और हर एक चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करो, जो भी आप कर रहे हैं, डेली कोर्स, स्टडिंग। अब जैसे कोविड है, तो आजकल पेरेंट्स डेली कोर्स करते हैं। मैंने देखा है बच्चे 10-10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठते हैं, आराम से उठते हैं, ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, जैसे वो किसी होटल में आए हुए हैं। ये वर्डिंग मुझे बोलनी पड़ रही है। बट अगर आप 6 बजे उठ के सारा काम कर रहे हैं, तो आपको बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि रियल लाइफ़ में ये काम होते हैं। अगर किसी फ़ॉरेन कंट्री में बच्चा जाता है, तो उसको ये काम तो करने पड़ेंगे। तो क्यों ना आप अभी सिखाएँ उसको, ताकि जब उस पे पढ़े तो उसको मेमोरी रिकॉल हो कि हाँ, मुझे ये मेरी मदर ने या फादर ने सिखाया था और ऐसे करना है मुझे ये। ट्राई टू बी अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए उसके साथ। खाली मटेरियलिस्टिक चीज़ें देके इन चीज़ों को कवर मत कीजिए। कुछ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता। वो बच्चे को खुश करने के लिए एक के बाद दूसरा महँगे से महँगा खिलौना ला के देते हैं कि वो बच्चा खुश रहे और चुप रहे। धीरे-धीरे क्या होता है बच्चे को पेरेंट्स की आदत खत्म हो जाती है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आदत रह जाती है। तो ऐसा मत होने दीजिए और एक चीज़ मैं किसी भी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिर्फ़ मदर्स के लिए भी कि आप लेज़ी मत हो फूड्स बनाने में। दिमाग से सोचिए, दिल से नहीं। हंगर पैंग्स बच्चों को आएँ उससे पहले ही एक हेल्दी मील आप प्रिपेयर कीजिए और एडवांस में प्लान कीजिए कि आपको क्या कुक करना है। लेकिन जो भी खाना आप बनाएँ, वो हेल्दी हो तो टेस्टी भी हो, प्रेज़ेंटेबल भी हो क्योंकि चरक में भी लिखा है हृद संपद यानी जो आप खाना खा रहे हैं, वो आपको अच्छा भी लगना चाहिए, आपको उसको देख के खुशी भी होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट जो चीज़ बोलने जा रही हूँ, अपने बच्चे को आप इतना प्यार करो और 10 बार उसको 1000 बार बोलो आई लव यू ताकि आपके अगेंस्ट जाने से पहले वो भी 1000 बार सोचे। कुछ भी गलत स्टेप लेने से पहले या अपनी कोई प्रॉब्लम किसी बाहर वाले से शेयर करने से पहले। पेरेंट्स वो कुम्हार की तरह से हैं, जो अंदर हाथ रख के बाहर से उसको ऐसे-ऐसे करके पीटते हैं जो घड़े को, कि वो उसकी शेप देने के लिए। ये चीज़ आप बच्चे को समझाइए कि आप ये काम कर रहे हैं। वो ये ना सोचे कि ब मेरे पेरेंट्स तो मुझे डाँटते ही रहते हैं, ताकि उसको पता लगे कि मेरे वेल विशर भी तो यही हैं। और बच्चे को हमेशा ये रियलाइज़ कीजिए कि जो भी आप कर रहे हैं, वो उसके लिए अच्छा है। और अच्छे पेरेंट्स ये सब मैं बता चुकी हूँ, बच्चे को अच्छी थॉट्स देते हैं। और एक चीज़ और, जब आप बच्चों से जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो खुद भी कीजिए। अगर आप सारा दिन यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते रहेंगे या आप सारा दिन नेट पे गेम्स खेल रहे हैं, तो बच्चों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अभिमन्यु बन जाए। इसलिए टेक्नोलॉजी को वाइज़ली यूज़ कीजिए और अगर आप बच्चे के सामने हवन करेंगे, तो उसको भी तो आदत पड़ेगी कि मैं हवन करूँ। अगर आप योगा करेंगे, आयुर्वेदिक दिनचर्या फ़ॉलो करेंगे, तो बच्चा भी डेफ़िनिटली फ़ॉलो करेगा। और एक बच्चे के आप दास मत बनिए। हमेशा एक्सेसिव लव और बच्चे की हर डिमांड को फुलफ़िल करना भी गलत है। ये एक हेल्दी पेरेंटिंग में नहीं आता। उसमें कुछ लिमिट भी रखिए कहीं न कहीं, बट बी ऑनेस्ट जो आप उसको बताना चाहते हैं, वो खुद भी उसके सामने करके दिखाइए उसको। अच्छा, अब मैं कुछ आयुर्वेदिक और जनरल गाइडलाइंस भी देना चाहूँगी। विदाउट नीड एंटीबायोटिक्स मत दीजिए बच्चों को। कुछ मदर सिर्फ़ ऐसे ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दे देती हैं, कुछ भी ज़रा-सी खाँसी हो या कुछ। सिंपल मेडिसिन्स आयुर्वेदिक मेडिसिन से बच्चे ठीक हो जाते हैं। मैंने अपने बच्चों को कभी किसी डॉक्टर के पास मैंने शायद विज़िट नहीं किया। आई गिव ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। सिंपल होम रेमेडीज़ भी वंडर्स करती हैं बच्चों के ट्रीटमेंट्स में। और किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना भी कोई हर्ब बच्चों को मत दीजिए, खाली वीडियो सुन के, क्योंकि आपके लिए वो सिंपल मसाला है। जैसे एक मैं हल्दी का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कि बच्चों को कुछ गर्ल्स को डेली हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। अब वो हल्दी वाला दूध कंसेप्शन में प्रॉब्लम करता है गर्ल्स को बाद में। इसलिए बिना ज़रूरत के कुछ मत कीजिए और डॉक्टर से पूछ के लीजिए। एलोवेरा भी एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जिन गर्ल्स को पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, अगर वो एलोवेरा पीती जाएँ, जैसे ऐड आती है 2 घूँट एलोवेरा की ऐसा कुछ, तो आप उसको सुन के आपने शुरू कर दिया कि मेरा फेस ग्लो करेगा, मेरे बाल अच्छे हो जाएँगे, बट आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएँ। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ को लेने से पहले एक बार किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। अब हेल्दी पेरेंटिंग में एक अच्छी दिनचर्या बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
और सुबह उसको 4 बजे उठना चाहिए। आपको भी उसको ये जो 40 डेज़ के बाद ये दिनचर्या शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उसकी जो रूटीन है वो सेट हो जाए। अर्ली जो बच्चे बचपन में क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ को या थोड़ा छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको मदर्स उठाती नहीं है। 10-10 बजे तक वो बेड पे टॉयलेट वगैरह में बीच में सोए रहते हैं कि जब तक ये सोया हुआ है मैं अपने काम कर लूँ। वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब आप खुद उठते हैं सुबह 6 बजे तो आप बच्चे को भी उठाइए, उसको भी टॉयलेट जाना है। जैसे हम हैं वैसे बच्चा है। ये नहीं कि आप उसको सोए रहने दें और खुद आप उठ के काम कर रहे हैं, फिर जब आप थक गए हैं तो आप उसका काम स्टार्ट कर दें। तो ये शुरू से ये रूटीन कीजिए। और कुछ और चीज़ें जैसे पंपकिन है, दिस इज़ वेरी गुड ब्रेन टॉनिक, तो ये बच्चों की डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए और ऐसे फूड देने चाहिए जिससे उनको एनर्जी मिले। एक और चीज़, उनके रूटीन भी वैसा ही होना चाहिए जैसे हमारा, यानी कि सुबह आप उठिए, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट नहा के फिर ब्रेकफ़ास्ट कीजिए। ये नहीं कि आप किसी भी टाइम उठ के अपना नाश्ता कर लिया, ऐसा कॉमन रूटीन है ये बच्चों का आजकल। 10 बजे उठते हैं, उठते ही ब्रश करके चलो नाश्ता कर लिया, फिर उसके बाद जब दिल किया नहा लिया। नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और आजकल जब मैंने देखा है ऑनलाइन क्लासेज़ हो रही हैं, 8 बजे क्लास होती है, पौने 8 बच्चे उठते हैं, ब्रश करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, बैठ जाते हैं। 1 बजे स्कूल खत्म हुआ, उसके बाद सोचते हैं शायद नहा लें, तो लंच करके फिर सो जाते हैं, फिर सोचते हैं अब नहाएँगे। दिस इज़ वेरी बैड रूटीन। अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को खराब मत कीजिए और सोते भी रात को 1-1 2-2 बजे हैं। ये गलत है, इससे आपको कई प्रॉब्लम्स और होंगी। गर्ल्स को जो आजकल पीसीओडी, एक्ने, इंडाइजेशन, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है। वेट तो मेरे ख्याल 90% बच्चों का ये जब से कोविड हुआ है, ये बढ़ना ही है और बढ़ रहा है, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। तो बच्चों सुबह 6 बजे उठिए, योगा कीजिए, उसके बाद नहाइए, ब्रेकफ़ास्ट करिए, फिर 8 बजे बैठिए आप स्कूल अटेंड करने। पिज़्ज़ा पार्टीज़ को छोड़िए अगर आपको हेल्दी रहना है तो। कोल्ड ड्रिंक्स, फिंगर चिप्स, ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये रुइन कर रहा है हमारी जनरेशंस को। इसीलिए ये कॉमन प्रॉब्लम जो पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम और लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर हमारे यहाँ पर आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। कैंसर, डायबिटीज़ बच्चों को भी होने लग गई हैं ये चीज़ें। किडनी, एक मेरे पास 7 साल की एक लड़की आती है, इसको किडनी प्रॉब्लम है। मतलब मैं देख के उस बच्चे को मुझे इतना दया भी आ रही थी कि क्या कहूँ मैं इनको। तो इसमें खाली सारी बच्चे की गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स को भी, जब आप पेरेंट्स बनने वाले हैं उससे पहले एक बार डॉक्टर को मिल लीजिए कि आपको पेरेंटिंग कैसे करनी है, आपका रूटीन क्या होना चाहिए। खाली हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते कि बेटे आपने पिज़्ज़ा क्यों खाया? आपने दिया तो खाया, क्यों दिया आपने? और उसको जितनी भी उसकी एक्टिविटी है और मैक्सिमम जंक इनटेक जो है, ये वेट इंक्रीज़ करता है और मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। और आगे जाके भी कई प्रॉब्लम्स ये लेडीज़ को करता है। जितनी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इन्फर्टिलिटी के या एक्ने के, और जो ग्लो फेस पे, मतलब मैंने देखा है आजकल यंग जनरेशन के फेस पे भी वो ग्लो नहीं दिखता जो इस एज में होता है। क्योंकि रात को सोना है उन्होंने 1-1 2-2 बजे, सुबह आराम से उठना है, जंक फूड जब दिल किया खाना है, जब दिल किया नहाना है, तो ग्लो कहाँ से आएगा? तो इसलिए मॉडर्नाइज़ेशन जो है कुछ एस्पेक्ट्स में बहुत बैड है हमारी हेल्थ के लिए। इसलिए बच्चे को जितना हो सके होम कुक्ड फूड दीजिए। और हालाँकि ये डिफ़िकल्ट है, आपके बच्चे के सामने हमेशा अच्छा बनना, लेकिन थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होइए, कुछ देर बाद जब वो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो उसको समझ आएगा। और जब दूसरे बच्चों को देखेगा कि मेरे जितना हेल्दी नहीं है, कि हाँ, मेरी मदर ठीक है। इसलिए थोड़ा-सा आपको स्टेप लेने पड़ेंगे ये। और एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए ये हेल्दी फूड्स और ये रूटीन ये सब कीजिए आप। डेफ़िनेटली जंक फूड्स तो लाइक करेंगे, आप खुद बनाइए जंक फूड हेल्दी वे में। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी इस संदर्भ में कि जंक फूड कैसे बनाइए। जैसे स्प्रिंग रोल है, सब बच्चों को पसंद है, आज ही जाके ट्राई करना आप। इसमें क्या करते हैं वो, मैदे की कवरिंग होती है, आप उसमें आटा लीजिए, उसकी कवरिंग, उसकी रोटी टाइप जो भी बनाना है वो बनाइए। बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर उसको ग्रेट करके उसकी फिलिंग कीजिए, उसमें गार्लिक डालिए, नमक, काली मिर्च डालिए, उसको रोल कीजिए, देसी घी में तल के आप बच्चों को दीजिए। ये मेरे हिसाब से रोटी सब्जी है और बच्चों के लिए स्प्रिंग रोल है, उसकी प्रेज़ेंटेशन ऐसी है, तो इसमें क्या हार्म है? तो थोड़ा-सा मेरी रिक्वेस्ट है मदर से, मॉडिफ़ाई करिए अपनी कुकिंग को, उनको हेल्दी रखिए, बट जंक फूड की अपीयरेंस दीजिए। ये कॉमन मैं बता चुकी हूँ सबको, सुबह जल्दी उठिए। हाँ, 2-3 चीज़ें इसमें और हैं। प्रतिमर्श नस्य एक आयुर्वेद में एडवाइस्ड है। आप दोनों नॉस्ट्रिल्स में बच्चों को सिखाइए कि आपको तेल डालना चाहिए। आजकल मैंने देखा है यंग एज में मेरे पास आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स कई, जिनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। ये बाल झड़ने की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर ग्लो ऑफ फेस, आईज़, हेयर्स, ब्रेन
और कई और चीज़ों के लिए। तो इसलिए ये आप अपने बच्चों को करवाइए। गंडूश मीन्स ऑयल पुलिंग थेरेपी। ये आयुष की एडवाइजरी में कोविड-19 के लिए भी है कि आप मुँह में तिल का तेल भरिए, उसको गार्गल कीजिए उससे और फिर उसको स्पिट कर दीजिए। उसके बाद गर्म पानी करके उससे गार्गल करके और उसको फेंक दीजिए। आजकल क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों को भी होने लग गई हैं, इसलिए मैंने ये एडवाइस की हैं चीज़ें, अगर आप अपनी दिनचर्या में इसको करेंगे तो। और मैंने ये मैं बता चुकी हूँ, स्टेल फूड बच्चों को मत दीजिए। कुछ बच्चे भी ये करते हैं कि अगर पिज़्ज़ा लाए हैं तो 2 लेके आएँगे। मेरे पास आते हैं ऐसे पेशेंट्स, या बर्गर लेके आए तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट में भी वही खाएँगे कि ठीक है इतना अच्छा खाना है, तो नेक्स्ट डे क्यों ना एन्जॉय किया जाए। ये डबल आप वर्स्ट वो कर रहे हैं कि एक बार तो आपने गंद खाया, नेक्स्ट टाइम आपने एक तो उसको बासी कर दिया और एक डबल उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। इसलिए डोंट डू दिस। तो अगर नेक्स्ट ये है कि अब मैं इसमें एंड में आने वाली हूँ कि अगर आप हेल्दी पेरेंटिंग करना चाहते हैं, तो रोल मॉडल बने अपने बच्चे का, जो उसको खिलाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो खुद कीजिए। मेडिटेशन कीजिए बच्चे के सामने, ताकि उसका दिमाग थोड़ा शांत हो, क्योंकि आजकल माइंड को शांत करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे के भी लिए भी एक लिमिट्स होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको सारी आपकी बाउंड्रीज़ उसको आप खोल दो कि बच्चे जो मर्ज़ी करो, ऐसा करते हैं कुछ भी। जो बच्चे ने कह दिया यस में, मतलब आप यस वो मत बनिए स्लेव उनके कि जो वो कहें खाने के लिए, करने के लिए सब मान जाओ। कुछ अपना दिमाग लगाइए, आप क्या ठीक है उसके लिए, थोड़ा-सा उसको देख लीजिए। और ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है, ये स्लाइड्स में डॉक्टर रजत से शेयर करूँगी, आप देख सकते हैं उसमें, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। और डिसिप्लिन जो है एक पनिशमेंट नहीं है, इसलिए लिमिट थोड़ा-सा करना बच्चों के लिए अच्छा है, ताकि अगर बाहर जाके उनको कोई लिमिट करे, तो उनको दिक्कत ना हो। और पिक योर बैटल्स, किड्स कांट अब्सॉर्ब टू मेनी रूल्स विदाउट टर्निंग ऑफ कंप्लीटली। इसलिए हमेशा उनसे आर्ग्यू मत कीजिए, कभी-कभी फ्रीडम भी दीजिए, जो करना है करो, पर थोड़ा-सा चेक रखिए उन पे। और पेरेंटिंग स्टाइल आपका पॉजिटिव पेरेंटिंग होना चाहिए। अपना क्वालिटी टाइम भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि पेरेंटिंग सबसे टफ जॉब है इस वर्ल्ड की। किसी बच्चे के पीछे एक काम करना ईज़ी है, पंजाबी में एक कहावत है, और 24 घंटे किसी बच्चे के साथ रहना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए पेरेंट्स भी खुद मेडिटेशन करें, ताकि उनका दिमाग जो है वो काम रहे और वो बियर कर पाएँ ये सब चीज़ें, और टॉलरेट कर पाएँ बच्चों के टेंट्रम्स, और उनको गाइड कर पाएँ कि क्या ठीक है उनके लिए। इकट्ठे आप बुक्स पढ़िए। और जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसको साउंड सुनना बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स की, ये सब आप कीजिए, एक बॉन्डिंग होती है इसके साथ बच्चे की। एक टाइम शेड्यूल कीजिए डेली, कि ये आप डेली आप बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे बिना इंटरप्शन के। और उसका डैडी टाइम एनकरेज कीजिए। अक्सर कुछ घरों में क्या होता है, सिर्फ मदर्स बच्चों को पालती हैं। ये बच्चे अच्छे डेवलप नहीं होते। स्टडी हुई है, जिन घरों में पेरेंट्स यानी फादर बच्चे को अपब्रिंगिंग में हेल्प करते हैं, वो बच्चे बेटर डेवलप होते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। तो बच्चे को एक डिफरेंट पेरेंट मिलता है, कुछ में मदर उसको अच्छा वो करती है, कुछ में फादर। तो इससे बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होती है। मेक वार्म मेमोरीज विद चाइल्ड, कि उसको बेड टाइम पे आप कुछ गेम्स खेलें या कुछ स्टोरी या कुछ फैमिली रिचुअल्स रखें। ये बच्चों को बड़े होके याद रहेंगे। और ये मैं बता चुकी हूँ कि आप रोल मॉडल रहें बच्चों के। और बच्चों को हमेशा उसको ये सिखाएं एनवायरनमेंट के लिए भी, कि वेस्ट लेस, रिसाइकिल, रीयूज एंड कंजर्व ईच डे। जो आप वेस्ट करते हैं जो चीजें, उसमें से भी आप कैसे बेस्ट निकाल सकते हैं, ये बच्चों को सिखाइए। और हमेशा आपस में जो दोनों पेरेंट्स हैं, बच्चों के सामने आर्ग्यू ना करें, इससे उन पे गलत इफेक्ट पड़ सकता है। जो पेरेंटिंग डिफरेंसेस है आपस में, उनको रिस्पेक्ट करें। हो सकता है कुछ जगह आप ठीक है, कुछ जगह वो ठीक है। और बच्चे को एप्रोप्रिएट प्रेज़ दें। अगर वो कुछ बहुत अच्छा करता है, तो उसको ज़रूर बोलिए कि आपने ये बहुत अच्छा किया है बेटे। उसको समझ आएगी कि वो क्या अच्छा कर रहा है। और अगर वो गलत कर रहा है, तो उसको ज़रूर बताएँ कि वो क्या गलत कर रहा है। इससे पहले कि बाहर वाला कोई उसको मना करे, या कोई टीचर या कोई और उसको क्रिटिसाइज़ करे, तो उससे पहले आप कर दें प्यार से, तो वो ज़्यादा बेटर है। और हमेशा आपस में बच्चे के बारे में विस्परिंग कीजिए। बच्चे को इनडायरेक्ट में सुनना बहुत अच्छा लगेगा अपने बारे में, अगर आप आपस में बात कर रहे हैं कि मैं अच्छा आज इसने ये किया है, और जब वो बाहर से सुन रहा होगा, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, तो उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प करेगा वो। और कुछ चीज़ों में हमेशा उसको, जैसे ऑफ़िस में मदर्स जो हैं, आप नो कहना सीख लीजिए, क्योंकि ये जो बच्चों की पेरेंटिंग का टाइम है, ये दोबारा नहीं आना। इसलिए ये मदर्स और फादर जो भी है, जो जो भी आपके वर्किंग शेड्यूल्स हैं,
अगर कुछ टाइम बच्चों के लिए निकालेंगे, तो सारी उम्र वो याददाश्त रहेगी आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। इसलिए कोशिश कीजिए ये टाइम आप निकाल पाएँ। लेकिन एक चीज़ और है, बच्चों से डिसरिस्पेक्ट मत एक्सेप्ट कीजिए। कभी भी उनको र्यूड होना अलाउ मत कीजिए, आदत पड़ जाएगी उनको सबके साथ ये करने की। कुछ घरों में मैंने देखा है ऐसा, मतलब बच्चे अपने फादर्स को और मदर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे बच्चा उस घर का ओनर है और वो उस घर के सर्वेंट है। दिस शुड नॉट बी द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। गुड कंडक्ट आयुर्वेद में भी एक्सप्लेन किया गया है सद्वित के फॉर्म में, कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, कैसे आपको हर एक के साथ अच्छा होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है। डोंट टीज गर्ल्स, उसमें हालांकि लिखा है पराई स्त्रियों पर नजर मत डालिए। मैं इस पे मैटर में डीप नहीं जाऊंगी, बट आजकल ये कॉमन वो है, वाइस वर्सा है दोनों। रिस्पेक्ट वुमेन एंड वाइस, मतलब लड़कियां लड़कों की रिस्पेक्ट करें और लड़के लड़कियों की। ये नहीं कि खाली मैं बॉयज को कह रही हूँ, गर्ल्स को भी ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि आप सिखाइए, गर्ल्स को भी सिखाइए। अक्सर क्या होता है रेडियो एड्स में या मैंने एफएम पे भी सुना है, ये जब कोई भी रेप होता है कुछ होता है तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप अपने लड़कों को सिखाइए। मैं दोनों को बोलूंगी, आप लड़कियों को भी सिखाइए कि वो भी सोसाइटी में सरवाइव करना सीखें। कैसे सरवाइव करना, हर तरह से उसमें लड़ना, कैसे आपको डिसिप्लिन वे में रहना चाहिए। और आपका जो प्लान है केयर गिविंग का, वो आप आगे ट्रांसफर कीजिए अपने स्पाउस को, ग्रैंड पेरेंट्स को, जो डे केयर वर्कर है या बेबी सिटर है, ताकि वो उन वैल्यूज को उन बच्चों में इम्बाइब कर सके। इसमें हर एक चीज आती है, उनको थैंक यू कहना भी और हर एक के साथ काइंड होना भी। और दूसरा, ये नहीं कि वो सर्वेंट्स को इल ट्रीट करें, तो उनकी ये आदत पड़ जाएगी कि वो हर एक को ऐसे करेंगे। और उनको सोशल स्किल जो है वो टीच करें आप। फिर आपको बच्चे को ये भी सिखाना है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बने वो, ताकि वो कोई और गलतियां ना करें। स्पॉइल्ड किड रेज नहीं करना है आपने। हर एक बच्चे के दिमाग में उसको ये डालिए कि वो एक ट्रेयर है, एक खजाना है मेरे लिए, बट वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, सारी दुनिया का केंद्र नहीं है वो। उसको ये चीज समझाइए। कुछ लोग, कुछ बच्चे जब टीन एज में होते हैं वो सड़क पर ऐसे चलते हैं कि मेरे से बेहतर ना कोई था ना कोई होगा। आपसे पहले कहीं आए, आपके बाद कहीं आएंगे। इसलिए इस चीज को दिमाग से निकालिए। और ये बच्चों को पेरेंट्स ही समझा सकते हैं ये चीज। वैल्यूज की इंपॉर्टेंस बच्चों को बताइए, एक ग्रेटिट्यूड सर्कल उनको बताइए। डिनर के बारे में स्ट्रेस मत कीजिए। ये कॉमन सी चीजें हैं कि आप उनको कोई भी चीज अगर नहीं आप देते हैं तो वो 10 बार बच्चा स्पिट करेगा, आप उसके बावजूद भी उसको ट्राई करते रहिए, क्योंकि वो उसके बाद उसको उसकी आदत पड़ जाएगी। एक मील फैमिली का हमेशा इकट्ठे जरूर होना चाहिए। और अगर आप बाहर जाते हैं तो कई बार बच्चों को भी ऑर्डर करने दीजिए। हमेशा ये कहें बच्चों को आई लव यू। हमेशा अपने बच्चों को इक्वल प्यार करें, बट उनको ट्रीट करें यूनिकली। ये आयुर्वेद कंसेप्ट है, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स हैं। कोई बच्चा कैसा है, कोई कैसा है, सबको प्यार कीजिए। बट ये नहीं आप किसी को अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो उसको ज्यादा प्यार करें। उसको यूनिक तरीके से ट्रीट कीजिए। अगर वो वायु हाइपर एक्टिव है तो उसको वैसे ट्रीट कीजिए। कफज है, बहुत देर से उठता है, देर से सुनता है, तो वैसे ट्रीट कीजिए उसको। उसको इतनी बार आई लव यू बोलिए कि इतनी बार ही वो सोचे कि वो आपके अगेंस्ट ना जाए। हमारी ग्रैंड मॉम्स हमेशा ये कहती थी कि बच्चे आपके नहीं हैं, वो कुछ टाइम के लिए आपके पास हैं। तो ये जो साल हैं, इनको बेस्ट तरीके से बिताइए, क्योंकि ये जो पेरेंटहुड है, ये मोस्ट एग्जॉस्टिंग जॉब है। ये सब काम आपके बिखरे रहेंगे, घर बिखरा रहेगा, सब काम बचे हुए हैं। लेकिन जो बच्चे की एक हंसी है, वो इसी टाइम पीरियड में आनी है, इसलिए इसको एंजॉय कर लो। कुछ टाइम बाद ये चली जाएगी। और अगर कुछ बच्चे आपके बड़े हैं, टीन एज में हैं, तब भी आप कोशिश कीजिए कि आप ये चीजें ध्यान में रखिए कि ये हमेशा नहीं चलना। टीच योर बेबी टू साइन। जस्ट आपका बच्चा जो है बात नहीं कर सकता, उसको आप साइन करने सिखाइए। एक जो साइन है वो बहुत कुछ बता देता है आपके बच्चे के बारे में कि वो फ्रस्ट्रेटेड है या खुश है। और जो टीवी है वो बच्चों के रूम में नहीं होना चाहिए। ऐसी स्टडी हुई है कि उनका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाता है, इसलिए बिल्कुल फ्रीडम उसकी नहीं देनी चाहिए। और जो बच्चे एक्टिव रहते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए उनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्टिव रहें।
और सेफ्टी के लिए भिजरी ये छोटे बच्चों के लिए है। और पीडियाट्रिशियन जैसे अगर आपको एंटीबायोटिक्स छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एडवाइस करते हैं तो उनको आप मत दीजिए, आप सिंपल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी बच्चों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जब बच्चा नींद में है तो उसको आप बेड पे लिटाइए ताकि उसको आपके बिना भी थोड़ी सोने की आदत पड़े। ये कुछ मैंने लिस्ट बनाई है कफा फ्रूट्स की, वाता फ्रूट्स, ये आप अपने बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उनको दे सकते हैं। और एक बच्चा जो हेल्दी होता है ये खिले हुए फूल की तरह है, खिलते हुए फूल की तरह, कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इंटेलेक्चुअली और इमोशनली आपका बच्चा पूरी तरह से ग्रो करे और खुश रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन हेल्पफुल साबित होगी, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मेरे सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर्स और फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी एंड थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। Thank you all, and thank you to parents who are listening to me. Thank you. Dr. Rajat. हेलो। हाँ जी डॉक्टर रजत। हाँ, यस मैम। आप अब किसी के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं चैट। आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर रजत। हेलो। हाँ जी अब बोलिए। हाँ, आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैम, क्वेश्चन है हाउ टू नो द दोसाज ऑफ ए चाइल्ड। वेरी गुड क्वेश्चन। दिस मैं दीक्षा जी का बता। क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी। ऐसा है, ये जो चाइल्ड की क्या अपनी भी प्रकृति अगर आपने जाननी हो, आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इसका पूरा क्वेश्चनेयर है। उसमें आप उस क्वेश्चनेयर को फिल करके ये जान सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है या कफज है। ठीक है। और बाकी मेन जो जी। चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। जो वातिक बच्चे हैं हाइपर एक्टिव होते हैं, थिन होते हैं, यूजुअली वेट गेन नहीं करते इजिली। और जो कफज बच्चे होते हैं यूजुअली फैटी होते हैं वो चाइल्ड, और वेट लूज करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है। और जो पिता चिल्ड्रन है उनको गुस्सा बहुत आता है, एग्रेसिव होते हैं, लेकिन मैनेजरियल उनकी क्वालिटीज भी होती हैं। तो ये आप एक क्वेश्चनियर जो दिया हुआ है वहां पर उसको फिल करके आप ये प्रकृति जान सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे मैंने एक बार डाला था, आप एक बार चेक कर सकते हैं वहां पर। मेरी वेबसाइट फर्स्ट स्लाइड में मैंने शेयर की थी, ayurvediclinic.org, वहां पर भी आप देख सकते हैं इसको। दीक्षा मैम, आप आयुर्वेदिक क्लिनिक .org की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैम, थैंक्स ए लॉट आज आज की इवनिंग हमारा साथ देने के लिए। अ, हम आशा करते हैं कि नियर फ्यूचर में भी हम ऐसे वेबिनार्स कंडक्ट कराते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर रजत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप प्रो आयुर्वेदा से, जो सबको सिखा रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर कंटिन्यूइंग दिस एफर्ट। थैंक यू मैम। थैंक्स ए लॉट ओके, एवरीवन। थैंक यू। बाय।